हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल कवर कर दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आग का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे जरूर देख लें। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। मैंने इस वीडियो में हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया है जो परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस टॉपिक से हर परीक्षा में क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी कवर किया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। इतिहास की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। मतलब वो ना तो लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पाषाण काल और ताम्र काल को कवर कर दिया है। आज इस वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें मनुष्य लिपि से परिचित तो था, लेकिन उसे आज हम पढ़ नहीं सकते। शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है और इसको सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। लेकिन इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है और सैंधव सभ्यता क्यों बोला जाता है, पहले वो जानेंगे। तो इस सभ्यता के अधिकांश नगरों का, मैं पेन ले लेता हूं पहले, इस सभ्यता के अधिकांश नगरों का सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से मिले साक्ष्यों से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दोबारा बता देता हूं कि सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसके जो अधिकांश शहर थे सिंधु नदी के किनारे थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई में मिले साक्ष्यों से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन सैंधव सभ्यता भी इसे कहते हैं। तो इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास बसे थे, इसीलिए इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। तीनों के बारे में पता चल गया होगा, पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ये पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं बुकों में आपको यहाँ 2350 ईसा पूर्व मिलेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन में हो एक ही होगा इनमें से ऑप्शन में, तो आप 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही ज्यादातर ऑप्शन में देखा गया है, तो आपको इसी को टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। दोस्तों, हर जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, शहरी, ग्रामीण। ठीक है, 2 ऑप्शन और होंगे, तो आपको शहरी को टिक करना है, याद रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली क्या थी, शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। ये आपको जितने मैं नाम बताऊंगा वो सभी आपको याद रखने। क्या, चार्ल्स मैसन, ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1826 में सबसे पहले जानकारी दी थी। लेकिन उस समय
जानकारी दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था उस बात पे। लेकिन अगले पॉइंट में क्या है, 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, इसका ध्यान रखना इस नाम का, सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, राय बहादुर दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल। यह सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी। पूछा जाता है तो किस आकृति में थी, त्रिभुजाकार में। इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगले पॉइंट की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। इसलिए तो वही भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। देखो मैप पे मैं बता देता हूं आपको कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। उत्तर में मांडा कहाँ है, चिनाब नदी के किनारे है, ये रहा मांडा, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे उत्तर में। उसी प्रकार दक्षिण में कहाँ है, ये रहा दक्षिण में दैमाबाद, किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास है, ठीक है। और पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में कहाँ है, मुतका गैंडोर में, ठीक है। ये यहाँ कौन सी है, दासक नदी है इस जगह पे। तो ये मैंने मैप में बताया, वैसे थ्योरिकली आपको पूरा बता देता हूँ। उत्तर सीमा मांडा जम्मू में। पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां तक है, मांडा जम्मू तक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार दक्षिण सीमा कहां तक है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र तक। पूर्वी सीमा कहां तक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी सीमा कहां है, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान तक, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का आकार किस तरीका का है, त्रिभुजाकार आकृति का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में आया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो बता देता हूं। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में था, 4 वर्गों में बटा हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपको चारों वर्ग याद रखने, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और फोर्थ है श्रमिक वर्ग। दोबारा बताता हूं, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग, ठीक है। 4 वर्ग है, चारों का याद रखना है। वहां एक जैसे दिखते हैं सभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एवं इसका समाज का स्वरूप कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। याद रखना है, मात्र सत्तात्मक था सामाजिक स्वरूप। भोजन कैसा था, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो समाधान प्रणाली कैसी थी। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कौन कौन से, पूर्ण शवाधान, कैसे मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। सेकंड है आंशिक शवाधान, उसमें मृतक के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था और पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, तब उनकी हड्डियों को दफनाया जाता था, ठीक है, वो था आंशिक शवाधान। दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा भी थी। ये तीन प्रकार के शवाधान थे। अगले पॉइंट की बात करें तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। और कालीबंगा एवं रंगपुर को छोड़कर, ये आपको देखो जिसको ये आता है ना पॉइंट छोड़कर, तो आपको उनका याद रखना है उस पॉइंट को, किसको, कालीबंगा एवं रंगपुर को छोड़कर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था।
क्वेश्चन इस तरीके से आता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता में मकान किस तरीके के बने होते थे, ईंटों के, कच्चे मकान, मिट्टी के मकान, उस तरीके से, मतलब 4 ऑप्शनों में होंगे, आपको पक्की ईंटों पर क्लिक करना है। ईंटों का अनुपात प्रायः 4:2:1 के अनुपात में होता था। देखो, जिस बच्चे को पता नहीं है मैं बता देता हूँ, 4:2:1 का मतलब क्या है। इस तरीके से मान लो ये ईंट है, ठीक है, ये ईंट है, ठीक, इसका यहां से यहां तक की लंबाई ये 4 के रेशियो में होगी, ये पूरी यहां से यहां तक, और ये जो चौड़ाई है यहां से यहां तक, ये चौड़ाई ये 2 के रेशियो में होगी, और ये ऊंचाई है ये 1 के रेशियो में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नगर ग्रिड पद्धति के आधार पर बसे थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर कहने का मतलब ये है, अरे कहाँ खो जाता है यार, देखिए ये इस तरीके से समकोण पर काटती थी। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, लोथल एकमात्र अपवाद है जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आपको लोथल का याद रखना है, केवल लोथल ही एकमात्र ऐसा था जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में दरवाजे कहां, गलियों की तरफ, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की ओर जो गलियां होती थी उधर खुलते थे। ठीक है, लोथल में, लेकिन जो लोथल शहर था उसमें मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर थी। सामान्यतः मकान में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। मकान में मिली सीढ़ियों के साक्ष्य 2 मंजिली भवनों के निर्माण की भी पुष्टि करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता में एक विकसित जल निकास प्रणाली विद्यमान थी। नलियां पत्थरों से ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार तथा धौलावीरा से बावड़ी, जिसे तालाब बोलते हैं, के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या है, विशाल स्नानागार, याद रखना है आपको ये। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार आया। मैं आगे और बताऊंगा जो जो क्वेश्चन बने हैं। हड़प्पा कालीन स्थल, यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरीके से, बताता हूं मैं आपको। हड़प्पा की खोज किसने की थी, पहला क्वेश्चन बनेगा। दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा इस समय कहाँ है, तो पाकिस्तान में। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कोई भी पूछ लिया जाएगा। जैसे अभी रेलवे में आया था RS-37 कब्रिस्तान किस सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को का आपको ये जो ईयर है ये भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता 1921, इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, श्रमिक आवास, मछुआरों का चित्र भी मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत, और RS-37 कब्रिस्तान और कांस्य दर्पण। आपको इस तरीके से याद रखना है, कोई ट्रिक परीक्षा में काम नहीं आती। 1000 तरीके से ट्रिक बताते हैं, सब ट्रिक भूल जाते हैं जिस समय परीक्षा में क्वेश्चन आता है। आपको कई कई बार चीजों को पढ़ना है, वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जब आप प्रॉपर नोट्स करोगे और उसको 5-6 बार रिवाइज करोगे, अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। दोबारा बता देता हूँ क्या क्या साक्ष्य मिले, इंपॉर्टेंट हैं। श्रमिक आवास, मछुआरों का चित्र, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान और कांस्य दर्पण। ठीक है, मोहनजोदड़ो
1922 ईस्वी, ठीक है, आपको ईयर भी याद रखना 1922। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राखल आ जाएगा आर डी बनर्जी, तो राखल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में, ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो का शब्द क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। कई बार क्वेश्चन बनाया एग्जाम में। मोहनजोदड़ो का शब्द, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला बोला जाता है, ठीक है। यहां से निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है जितने लिए। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछे गए हैं मैंने वही लिए हैं। विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार, घर में कुआं, आदि शिवा, सबसे चौड़ी सड़क, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। और सभा भवन, ये सभी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने दोनों को पूरा डिफाइन किया है, ठीक है। अब जहां जहां से परीक्षा में बनता है वो मैंने एक टेबल में ले लिया है, बताता हूं आपको। लोथल, लोथल स्थल है, कहाँ है पूछा जाता है। लोथल कहाँ है वर्तमान में? तो अहमदाबाद गुजरात में है। इसके लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। कहाँ है ये लोथल? ये भोगवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? बंदरगाह, गोदीवाड़ा और हाथीदांत, ठीक है, हाथीदांत। वैसे ये लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। लोथल किस, क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, बताऊंगा, है ना। चनूदड़ो, चनूदड़ो वर्तमान किस सिंध पाकिस्तान में है? इसके उत्खननकर्ता एन.जी. मजूमदार, सिंधु नदी के किनारे। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो, जैसे कोई बाहर से अटैक करे तो वहां तक पहुंच ना पाए, लेकिन इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी। और यह औद्योगिक शहर था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले? मन का बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, शीशा, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, ठीक है, चनूदड़ो से मिले। कहां पर है ये? सिंध पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। क्या क्या मिला है साक्ष्य? मन का बनाने का कारखाना इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और लिपस्टिक, शीशा, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़, राजस्थान में। इसके उत्खननकर्ता बी.के. थापर और बी.बी. लाल। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से? हल से जुते हुए खेत के निशान, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया परीक्षा में। हल से जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा से मिले हुए। अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट और चूड़ी, ये सभी कालीबंगा से मिली। ऐसे ही वनावली फतेहाबाद हरियाणा में है। आर.एस. बिष्ट इसके उत्खननकर्ता। इसकी नदी किस नदी के किनारे है? वनावली सरस्वती नदी के किनारे। इसके जो मतलब यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए। रोपड़ है जो पंजाब में है, रूपनगर, रूपनगर पंजाब में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी? सतलज नदी के किनारे रोपड़ बसा हुआ। ओके, यहां से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य और शेलखड़ी की मुहर। कहां से? रोपड़ से। कहां है? पंजाब में। ऐसे ही रंगपुर काठियावाड़ा गुजरात में वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत है। एस.आर. राव इसके उत्खननकर्ता और ये भादर नदी के किनारे स्थित था।
क्या साक्ष्य मिले हैं? ज्वार, बाजरा और धन की भूसी। ठीक है, ऐसे ही राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है। सूरजभान इसके उत्खनन करता है। नदी है गग्गर नदी। ताम्र उपकरण यहाँ से मिले। ठीक है, ओके। महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस वर्ड को आपको याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता। परीक्षा में कई बार आया है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बाएं से वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम इधर से लिखना शुरू करते हैं ना इस तरफ, लेकिन ये लोग किधर से इधर से लिखते थे। ठीक है, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अभी तक इसे कोई भी पढ़ नहीं सका है। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम क्या रखा? सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधवासियों की उपज। ठीक है, ये याद रखना है। इसकी इनकी जो मुख्य उत्पादक थे किसके थे? कपास के। परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, व्यवसाय व्यापार करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कई बार क्वेश्चन आया है परीक्षा में, तो आपको याद रखना है कि लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल एवं गुलाबी रंग का उपयोग होता था। लाल रंग और गुलाबी मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको क्या कलर कर दिया जाता था? लाल कलर कर दिया जाता था, या किस तरीके का? गुलाबी रंग। तो ज्यादातर लाल किया जाता था, इसलिए आपको लाल और गुलाबी दोनों याद रखने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों से चित्र मिले हैं, लेकिन शेर के चित्र नहीं मिले। ठीक है, शेर के नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। सैंधव काल में वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। सैंधववासी वृक्ष, नाग, योनि, जल, पशुओं इत्यादि की पूजा करते थे। कुंवरदार बैल एक धार्मिक पवित्रता वाला पशु था। यहाँ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी की होती थी मोहरें, है ना, मैंने बताया था आपको। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? भाई व्यापारी था ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो मैंने बताया था आपको शहरी थे, है ना। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। फर्स्ट ऑप्शन सही है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। याद रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप गलत कर देंगे। सिंधु सभ्यता पे आप बी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन ए ऑप्शन सही है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है,
नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बनता है, जिस समय बता रहा था, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे, मातृ शक्ति पर। ठीक है, मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो शेर के नहीं हुए, है ना, शेर के नहीं हुए, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। मैंने बताया था सिंध तो किसके, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए। बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट है, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए। ठीक है, पत्तन नगर भी आ जाएगा या बंदरगाह, आपको ऑप्शन में एक मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, किसकी नहीं हुई, लोहे की नहीं हुई। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।